हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। सिरका कहाँ से 12 से 1400 के बीच में जो है 12th सेंचुरी से 14 सेंचुरीज के बीच में जो है दिल्ली सल्तनत। पहला हम लोग फर्स्ट पार्ट में ये कवर करेंगे, सेकंड पार्ट में इसी यूनिट का करें। तो सबसे पहले आते हैं ममलूक सुल्तान। कब? 13th सेंचुरी में। कुछ फैक्टर्स हैं जिसने इनेबल किया टर्क्स को कि वो अपना एक्सटेंड कर सकते हैं अपना कॉन्क्वेस्ट जो पहले पंजाब और मुल्तान था इनटू जो है गंगा वैली, एंड इवन जो है ओवररन कर सकते हैं बिहार, एंड इवन टू ओवररन बिहार और पार्ट ऑफ बंगाल हैज़ बीन मेंशन। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है किस तरीके से पहले उन्होंने पंजाब और मुल्तान में थे, फिर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस गंगा वैली में लगाया, फिर लास्ट तक जो है बंगाल और बिहार तक जो है बिहार और बंगाल तक कैप्चर कर लेते हैं। फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स आफ्टर दैट दिल्ली सल्तनत जो है ना एज ए स्टेट ऑफ रूल्ड ओवर दीज इन्वेडर्स was hard pressed to maintain itself in the face of foreign invasion. इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी थे अमोंग टर्किश रूलर्स के अंडर भी, और जो अटेम्प्ट था बहुत सारे जो डिस्पोज करने के लिए जो सबॉर्डिनेट राजपूत रूलर थे और जो चीफ थे अपनी इंडिपेंडेंट दोबारा रीगेन करने का, वो भी एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा था। इफ़ पॉसिबल कि वो पूरी तरीके से आउटकास्ट कर दे टर्क्स को। अब टर्किश रूलर जो बड़े सक्सेसफुल थे इन ओवरकमिंग ये डिफ़िकल्टीज़ को वो जो है ओवरकम करने में, एंड एट द एंड ऑफ द सेंचुरी क्या हुआ 12th सेंचुरी के कि वो एक ऐसी पोजीशन में थे कि वो रूल कर सकते थे मालवा और गुजरात तक इवन, और पेनिट्रेट कर रहे थे दक्कन में भी, साउथ इंडिया में। अब ये अफेक्ट जो इस्टेब्लिश होने का जो ये बनने का टर्किश रूल नॉर्थ इंडिया में हुआ, ये अब जो है 100 ईयर्स जो आने वाले हैं 100 ईयर्स उन वो पूरी ऑल ओवर द इंडिया इसका जो है असर दिखेगा, और फॉर रीचिंग जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल चेंजेस जो आएंगे। अब स्ट्रगल थी कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क इस्टेब्लिश कर दिया जाए। हमने मोइजुद्दीन के बारे में पढ़ा, जो उन्होंने उसको सक्सीड करते कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या थे? एक स्लेव थे, एक टर्किश स्लेव थे। इन 1206 में वो इनको जो है सक्सीड करते हैं दिल्ली की तख्त पे, दिल्ली सुल्तान बनते हैं। वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपेंशन जो टर्क सल्तनत का है इंडिया में, तेहरान की बैटल के खासकर बाद। और एक और स्लेव थे मुइजुद्दीन के यल्दूज जो सक्सीड करते हैं गजनी में। तो दोनों स्लेव्स ही सक्सीड कर रहे हैं। एज ए रूलर ऑफ गजनी यल्दूज जो वो क्लेम करते हैं कि वो रूल कर रहे हैं ओवर दिल्ली एज वेल। ठीक है। अब दिस हुएवर वॉज नॉट एक्सेप्टेड। ये ऐबक के बारे में ऐबक ने एक्सेप्ट नहीं किया जो रूल कर रहा था लाहौर में। बट एट दिस टाइम, आफ्टर दिस टाइम, जो सल्तनत जो है वो उसने अपने जितने भी लिंक थे वो दिल्ली गजनी के साथ ख़त्म कर दिए थे। दिस वॉज फॉर्चूनेट सिंस इसने हेल्प किया प्रिवेंट करने के लिए कि इंडिया को किसी तरीके की कोई भी जो सेंट्रल एशिया की कन्फ्लिक्ट है उसमें न ड्रैग किया जाए। और इसने ये भी इनेबल किया कि दिल्ली सल्तनत डेवलप कर सकती है अपना ऑन इट्स ओन, बिना डिपेंड हुए किसी भी कंट्री पे आउटसाइड इंडिया, कि दिल्ली सल्तनत खुद ब खुद यहाँ पे जो है स्टैब्लिश हो जाएगी, कंसोलिडेट कर लेगी पावर में। 1210 से 36 के बीच में जो है इल्तुतमिश आते हैं। ठीक है। ऐबक 1210 में मरता है और एक इंजरी से जो घोड़े से गिरने के से होती है, जो पोलो खेल रहा था प्लेइंग पोलो। ठीक है। अब उसको सक्सीड करता है इल्तुतमिश जो एक सन इन लॉ होता है ऐबक का। बट बिफोर ही कुड डू सो ही हैड टू फाइट और डिफीट करना पड़ेगा सन ऑफ ऐबक। इल्तुतमिश कौन है? वो सन इन लॉ है ऐबक का। अब ऐबक को जो है उसको उसकी गद्दी पे बैठने के लिए उसे उसके लड़के को डिफीट करना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी थी ऑफ सन की, वो सक्सीड करना है कि उसके बाप की जगह वो सक्सीड करेगा, वो कहीं ना कहीं वाज चेक्ड एट द आउटसेट। इल्तुतमिश जो है उसको रिगार्ड किया जाता है पहला रियल जो कंसोलिडेटर है जो टर्किश कॉन्क्वेस्ट का इंडिया में, कि जीत तो लिया है, अब इसको एडमिनिस्टर भी करना है इस एरिया को। अब जब वो तख्त पे बैठता है एट द टाइम, जो अली मर्दान खान है वो डिक्लेयर करता है अपने आप को किंग ऑफ बंगाल और बिहार। ठीक है। वाइल जो कुबाच है एक और जो स्लेव होता है ऐबक का, वो डिक्लेयर करता है अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर जो है मुल्तान का, और लाहौर को जो है वो अपने कब्जे में ले लेता है और कुछ पार्ट बिहार का भी। एट फर्स्ट इवन जो कुछ उसके जो फेलो ऑफिसर थे इल्तुतमिश के जो नियर दिल्ली, वो भी उसकी अथॉरिटी मानने से वो इनकार कर रहे थे। और राजपूत को यही एक जो है इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो अपनी इंडिपेंडेंट को असर्ट कर पाए। जो कलिंजियर, जो ग्वालियर था और इंटायर जो राजस्थान था इंक्लूडिंग अजमेर और बनियान था, उन्होंने टर्किश को अपने ऊपर से उसकी जो टर्किश योक है उसको ओवरथ्रो कर दिया कि हम भी अब इंडिपेंडेंट है।
अब जो अर्लियर ईयर्स थे इसके रेन की, इल्तुतमिश ने अटेंशन जो है वो कंसंट्रेट की नॉर्थ वेस्ट में। एक न्यू डेंजर जो था टू दिस पोजीशन वो था कंक्वेस्ट ऑफ गजनी, किसके द्वारा? खवरजीम शाह के द्वारा, ठीक है। खवरजीमी एम्पायर जो था वो जो मोस्ट पावरफुल स्टेट थी सेंट्रल एशिया में उस टाइम पे, और ईस्टर्न फ्रंटियर पे नाउ एक्सटेंड जो इंडस तक थी उसकी, ख्वाजीनी की। अब इन ऑर्डर टू इस ख़तरे को जो है दूर करने के लिए इल्तुतमिश ने जो है वो लाहौर मार्च करता और उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। देखते रहना, 1298-18 में जो खवरजीनी एम्पायर है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है मंगोल्स के द्वारा, जो फाउंडेड जिसने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर जो हिस्ट्री का जो फाउंड है मंगोल, और उसकी हाइट पे वो एक्सपेंड कर रहे हैं चाइना से लेके मेडिटेरेनियन तक, एंड फ्रॉम कैप्सिकम सी टू रिवर जकर्तास। अब एक नया डेंजर जो इंडिया में वो है वो अफेक्ट करेगा दिल्ली सल्तनत को, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। जैसे मंगोल बिजी थे इधर उधर, इल्तुतमिश ने क्या किया, कबाच को भी मुल्तान से निकाल के फेंका और उचुच से भी, और फ्रंटियर जो दिल्ली सल्तनत के थे वो रीच करने लगे इंडस तक फिर से। तो इसने दोबारा से कंसोलिडेट किया नॉर्थ वेस्ट को। अब वेस्ट तो सिक्योर हो चुका है, अब इल्तुतमिश ने अपनी अटेंशन घुमाई दूसरी तरफ, मतलब बंगाल और बिहार में एक आदमी का नाम था इवाज, उसने टाइटल लिया था सुल्तान गैसुद्दीन का, है ना। वो उसने एज्यूम कर लिया था अपने आप को इंडिपेंडेंट। अब देखते रहना, वो एक बड़ा जनरस और एबल लीडर था, उसने बहुत से पब्लिक वर्क्स किए, वाइल बहुत सारी रेड भी की टेरिटरीज में। रूलर जो सेना रूलर था ईस्ट बंगाल का, जो हिंदू रूलर था ओडिशा का, कामरूप आसाम का, तो वो कंटिन्यूसली उन्हें एक चेक में रखा। 1236 और 27 में आइवाज वाज डिफीटेड और किल्ड इन ए बैटल विद इल्तुतमिश सन नियर लखनौती। तो इल्तुतमिश का लड़का 1226-27 में इसको हरा देता है। तो बंगाल और बिहार की जो पास होता है किसकी सुजर्निटी, दिल्ली के अंडर एक बार फिर से आ जाता है। बट दे डिफ़िकल्ट चार्ज थे और रिपीटली चैलेंज करते रहे दिल्ली की अथॉरिटी को, नो डाउट। बट एट अबाउट सेम टाइम इल्तुतमिश जो है वो स्टेप लेते हैं कि हम मैं ग्वालियर और बयाना को भी अपने अंडर लूँगा, ठीक है। अजमेर और नागौर तो ऑलरेडी उसके कंट्रोल में थे। तो वो एक्सपीडिशन लॉन्च करता है रणथंभौर जल्लोर में अपनी सुजर्निटी को असर्ट करने के लिए। वो नगड़ा को भी अटैक करता है जो कैपिटल होती है मायवाड़ की, 22 किलोमीटर है उदयपुर से। अच्छा, बट ही हैड टू बीट ए रिट्रीट एंड अराइवल एट गुजरात आर्मी विच हैज़ कम टू द रेड ऑफ राणा एज ए रिवेंज। अब इल्तुतमिश क्या करता है, जो है डिस्पैच करता है एक एक्सपीडिशन चालू किया जाओ गुजरात की तरफ, बट यहाँ इसको हार होती है, ठीक है। 1226 से 39 के बीच में रजिया आती है, रजिया सल्ताना में जिसको बोलते हैं। अब ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर इल्तुतमिश जो है बड़ा वरीड था प्रॉब्लम है सक्सेशन के। वो ये समझता था कि कोई भी जो उसका जो बचे हुए जिंदा लड़के हैं वो वर्दी नहीं है उसके थ्रोन के। तो आफ्टर जो एंग्शियस कंसिडरेशन वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो नॉमिनेट करेगा अपनी डॉटर रजिया को अपने थ्रोन के लिए, और अपने नोबल्स और जो थियोलॉजियंस हैं, जो मुल्लाज हैं, जो अमीर हैं, उनको कहता है कि वो एग्री हों इस नॉमिनेशन से। ऑल थ्रू वुमेन्स हैड रूल्ड एज क्वीन, बट एंशंट ईरान और इजिप्ट में ऐसा होता था, एंड हैड एक्टेड रेजेंट एक्ट किया है माइनर अगर कोई माइनॉरिटी रूल ऑफ प्रिंसेस में। बट नॉमिनेशन एक वुमेन का प्रेफरेंस टू सन एक वॉज ए नोबल स्टेप इन ऑर्डर टू असर्ट हर क्लेम। लेकिन रजिया हैज़ टू कंटेंट अगेंस्ट हर ब्रदर एज वेल एज अगेंस्ट जो पावरफुल टर्किश नोबल्स हैं उनके अगेंस्ट भी, एंड कुड रूल ओनली फॉर 3 years, 3 साल तक। बहुत ब्रीफ होता है। हर रूल हैड नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग जो फीचर्स। पहले कि एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है बिटवीन जो मोनार्क और टर्किश चीफ्स के बीच में, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कभी कर पाए वुमेन को। वो नहीं चाहते ना हम किसी वुमेन के सामने सर झुकाएंगे नोबल्स। अब समटाइम कॉल्ड द 40 और द चालाघानी, मतलब इल्तुतमिश हैज़ शोन ग्रेट डिफरेंस इन दिस टर्किश चीफ डिफरेंस। उसकी डेथ के बाद ये चीफ जो है ड्रंक विद पावर और एरोगेंस के साथ वांटेड वो इंस्टॉल करना चाहते थे किसी ऐसे को जो पपेट हो उस थ्रोन पे, कठपुतली उनकी, ताकि वो उसको इजीली कंट्रोल कर पाए। उनको फिर पता चला कि ये एक वुमेन है, तो रजिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड। दिस वन डिस्कवर्ड दैट दो ए वुमेन, रजिया इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थी। ये देखो दिल्ली सल्तनत यहाँ से लेके ये पूरा एरिया, ठीक है, ये देख रहे हो ये मैप 13वीं सेंचुरी का। रजिया इनकी ये गेम्स नहीं खेलना चाहती थी। शी डिसरिगार्डेड द फीमेल अपरेल एंड स्टार्टेड होल्डिंग कोर्ट्स विद हर फेस अनरेवल्ड।
और वो अपना चेहरा दिखा के मतलब पब्लिक जो है वो कोर्ट होल्ड करने लगी। शी इवन वो शिकार पे भी जाती थी, आर्मी को लीड करती थी वर्ल्ड में। इल्तुतमिश का वजीर जो था निज़ामुल मुल्क जो था जुनैदी, हु हैड अपोज्ड हर एलिवेशन टू द थ्रोन, जो बिल्कुल ख़िलाफ़ था और बैक्ड और सपोर्ट कर रहा था ये जो नोबल्स जो है उसके ख़िलाफ़ जो बगावत कर रहे थे, उसको हरा दिया गया और उसको फोर्स किया गया भागने पर। उसने एक्सपीडिशन लॉन्च की रणथंबोर और राजपूत को कंट्रोल करने के लिए, और सक्सेसफुली एस्टैब्लिश भी कर दिया लॉ एंड ऑर्डर, लेंथ एंड ब्रेड्थ जो उसकी किंगडम की है। लेकिन उसका जो अटेम्प्ट था कि क्रिएट करने का एक पार्टी ऑफ लॉयल नोबल उसकी तरफ और रेज करने का कुछ नॉन टर्क्स लोगों को, ठीक है, उनके अपोजिशन में जो रॉयल नोबल्स हैं, जो टर्क्स हैं, और उसके अपोजिशन में वो कुछ नॉन टर्क्स को खड़ा करना चाहते थे। अब जो टर्किश नोबल्स हैं उन्होंने इनको एक्यूज़ किया कि ये वॉयलेट कर रही है फेमिनाइन जो मोडेसिटी होती है, और वो ये जो है बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली है अब्बासियंस नोबल्स के साथ। याकूत खान हो गया, याकूत खान जो है वो अपॉइंट किया गया सुपरडेंडेंट रॉयल्स का, स्टेबल का, और जिसका एम्प्लाई होता है कि वो स्वर्गन के बहुत कंट्रोल, किंग के बहुत क्लोज में है। लेकिन कंटेम्प्रेरी राइटर ने रज़िया को ऐसे कोई पर्सनल इंटीमेसी के जो उसके साथ है उसको एक्यूज़ नहीं किया है। चार्जेस लिफ्ट उससे हो गए थे फ्रॉम आर्मी पिट ऑफ आर हॉर्स, एंड रॉन्ग इज़ रॉन्ग बिकॉज रज़िया ऑलवेज अपेयर्ड इन पब्लिक विद एन एलिफेंट, ना कि वो घोड़ों पे रहती थी। तो ये रिलेशनशिप्स का ऐसा जो है एक जाल बिछाने की कोशिश की। रेबेलियन फाइनली सिरहिंद में और लाहौर में जो है बगावत हो गई। रज़िया पर्सनली एक एक्सपीडिशन लेती है लाहौर में और कंपेल करती है वहाँ के गवर्नर को सबमिट करने पे। ऑन द वे टू सरहिंद एक इंटरनल रेबेलियन फिर से ब्रेकआउट होता है जिसमें याकूत को मार दिया जाता है और रज़िया को इम्प्रिजन कर दिया जाता है ताबर हिंद में। होवेवर रज़िया जो है वह इन कैप्टर से जो है जीत जाती है अल्तूनिया, और आफ्टर मैरिंग हिम मेड ए रीअनाउंड अटेम्प्ट ऑन दिल्ली। अल्तूनिया से शादी करती है और फिर से वो दिल्ली जीतने चाहती है। रज़िया बहुत बहादुरी से लड़ती है, लेकिन वो डिफीटेड एंड किल्ड इन बाई ए फॉरेस्ट, कुछ डाकुओं के द्वारा, बैंडेट्स के द्वारा उसको मार दिया जाता है वाइल शी वाज इन फ्लाइट। फिर आता है एरा ऑफ बेलबन, 1246 से 87 के बीच। सम गुड ईयर्स ही हैज रूल्ड। अब स्ट्रगल जो मोनार्क और टर्किश चीफ की है वो कंटिन्यू रहती है टिल जो है एक टर्किश चीफ जो है उलुग खान जो है, जो हिस्ट्री में बाद में उसको टाइटल दिया जाएगा बेलबन, ग्रेजुअली जो है एरोगेंटेड ऑल पावर टू हिमसेल्फ एंड फाइनली जो है असेंड करता है थ्रोन में 1265 में। अब ड्यूरिंग जो अर्लियर पीरियड बेबलन जो है हेल्ड, जो बेबलन जो है एक नायब की पोजीशन या ड्यूपिटी की पोजीशन जो है नसरुद्दीन महमूद के अंडर काम करता था। एक यंगर सन जो था इल्तुतमिश का, उसके अंडर एक नायब का काम करता था, जिसको बेबलन ने बाद में हेल्प भी किया थ्रोन में आने के लिए 1246 में। एक्चुअल कंट्रोल जो था वो कहीं ना कहीं जो है बेलबन के पास ही था। बेबलन ने फर्दर स्ट्रेंथ की अपनी पोजीशन और अपनी एक लड़की की शादी जो है यंगर सुल्तान से करवा दी। अब जो एम्बिशंस जो ग्रो कर रहे थे बेलबन के, वो कहीं ना कहीं जो एलियनेट कर रहे थे बहुत से टर्किश चीफ्स जो थे, जो होप कर रहे थे कि हम कॉन्टीन्यूअली जो है फॉर्मर पावर और इन्फ्लुएंस जो अफेयर जो गवर्नमेंट पे चलाएंगे। सिंध नसरुद्दीन महमूद जो था वो बड़ा ही यंग था, इल्तुतमिश का लड़का, और इनएक्सपीरियंस था। तो देयर फोर हैश्ड ए कॉन्स्पिरेसी 1253 में और आउटेड बलबन फ्रॉम हिज पोस्ट। अब बलबन ने रिप्लेस किया इमामुद्दीन राहियान को, जो एक इंडियन मुस्लिम का, जो टर्किश चीफ थे वो चाहते कि जितनी पावर और अथॉरिटी है वो उनके हाथ में रहनी चाहिए थी। तो उन्होंने कंसेंट किया कि अपॉइंट किया जाए रायान को, बिकॉज दे कुड नॉट एग्री अमॉन्ग देम सेल्फ कि उनमें से कौन सक्सीड करेगा बेलबन की पोस्ट पे। बेलबन ने एग्री किया कि वो एकदम अपनी पोस्ट से नीचे उतर जाएंगे और साइड हो जाएंगे, बट वो केयरफुली कंटिन्यू करता रहा अपना ग्रुप बनाने के लिए, बिल्ड करता रहा अपना खुद, और विद इन एक 1.5 साल में ही उसके डिसमिसल के उसने मैनेज कर लिया सारे अपोनेंट अपने को जीतना। ही वॉन ओवर सम ऑफ द अपोनेंट्स। अब बेबलन नाउ मेड, उसने प्रिपरेशन की कि वो मिलिट्री शो डाउन करेगा। इट सीम्स नाउ कि वो एस्टेब्लिश किए थे उसने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स जो है मंगोल के साथ भी हुए, जिसने लार्ज स्केल पार्ट ऑफ द पंजाब जो है वो जीत चुके थे। अब सुल्तान महमूद ने अबाउट टू जो सुपीरियर स्ट्रेंथ थी बेबलन ग्रुप की, वो डिसमिस कर दिया रेहान को, और आफ्टर सम टाइम जो रायान था वो उसको भी हरा के मार दिया गया। अब बेबलन जितने भी उसके राइवल से सबको कहीं ना कहीं एक एक करके फेयर या फॉइल किसी भी तरीके से ख़त्म करता गया, और कहीं ना कहीं सो फार ही अज्यूम द रॉयल इंसिगिया ऑफ छतर, बट ही डिड नॉट अज्यूम द थ्रोन हिमसेल्फ। फिर भी उसने खुद तख्त पे नहीं बैठा,
क्योंकि कहीं ना कहीं जो टर्किश चीफ के कहीं सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो जाए। तो 1265 में सुल्तान महमूद जो थे वो भी मर गए। कुछ हिस्टोरियन ये ओपिनियन करते हैं कि बेलबन ने कहीं पर जहर वहर दे के जो यंग किंग को मार दिया, ठीक है, और सारे उसके बच्चों को भी, और अपना रास्ता जो है ताकि तख्त तक साफ हो सके। अब बेलबन्स के मेथड जो है वो बड़े ही हार्श और अनडिज़ायरेबल है, बट ये कोई डाउट नहीं है कि विद हिज असेशन टू थ्रोन एक एरा जो है स्टार्ट हो गया एक स्ट्रॉन्ग और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का दिल्ली सल्तनत में। बेलबन कंटिन्यूसली जो है अपनी जो प्रेस्टीज और पावर है मोनार्की वो इंक्रीज करता रहा, बिकॉज वो कन्विंस था इस बात से कि सिर्फ यही एक रास्ता है इंटरनल और एक्सटर्नल जो खतरे वो फेस कर रहा है उससे बचने के लिए। इट वॉज एन एज इन विच द अथॉरिटी और पावर जो है वो सपोज टू बी प्रिविलेज्ड। सिर्फ उनके ये वो दौर था जब जो ये पावर और प्रेस्टीज और प्रिविलेजेस सिर्फ नोबल हाउसेस में जो लोग पैदा होते हैं उनकी थी। और बेबलन ने ट्राई किया स्ट्रेंथ करने के लिए ये क्लेम थ्रोन के लिए, वो डिक्लेयर किया कि डिसेंडेंट है वो लेजेंडरी ईरानियन किंग जो है अफरस सैयब का, जो गजनवी ने भी किया था, महमूद गजनवी ने, वही इसने भी किया, प्रूफ करने के लिए अपना क्लेम कि वो एक नोबल ब्लड से। अब बेबलन स्टूड फोर्थ एज एक चैंपियन एक टर्किश नोबल्स का, और उसने रिफ्यूज़ कर दिया इंटरटेन करने के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट किसी को भी जो बिलोंग करता है, अब जो बिलोंग नहीं करता फैमिली से, नोबल फैमिली से। इसका वर्चुअली मतलब था कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो जितने भी पोजीशन ऑफ पावर अथॉरिटीज़ है उससे बाहर कर दिए गए। ही समटाइम वेंट टू रिडिकुलस लेंथ, फॉर एग्जाम्पल उसने रिफ्यूज़ कर दिया ग्रांट ऑडियंस किसी भी इंपॉर्टेंट ट्रेडर को बिकॉज वो हाई बोर्न नहीं है, कि वो बड़ी फैमिली से बिलोंगिंग नहीं है, वो छोटी नीची जातियों से है, लो फैमिली से कॉमन है, उनसे मिलने से भी मजबूर कर दिया। तो हिस्टोरियन बर्रानी जो है वो हिमसेल्फ ए ग्रेट चैंपियन जो टर्किश नोबल्स के पुट द फॉलोइंग वर्ड्स बेबलिन के मौत में, बेबलिन्स मौत, वट एवर आई सी ए बेस बोन इग्नोरेबल मैन माई आइज बर्न एंड आई रीच इन एंगर फॉर माई स्वॉर्ड आई किल हिम। कि जब भी मैं किसी जो है नीचे पैदा हुए इंसान को, नीचे तबका होता है सोसाइटी का, उसमें पैदा हुए इंसान को मेरी आंखें जलने लग जाती है और मैं अपने गुस्से से अपनी तलवार की तरफ जाता हूँ उसको मारने के लिए। हम नहीं जानते कि बेबलन एक्चुअली इसने ये वर्ड्स कहे थे या नहीं, ये हिस्टोरियंस ने लिखे हुए हैं, बट ये कहीं ना कहीं एटीट्यूड दिखाता है कोई जो नीचे पैदा हुए हैं, ठीक है, लो बोर्न है, जो नोबल्स नहीं है, चाहे वो टर्क्स हैं या नॉन टर्क्स हैं, उनके खिलाफ कितनी नफरत थी। वाइल वो अपने आप को क्लेम करता था एक चैंपियन टर्क्स नोबिलिटी का, बेबलन वाज नॉट, बट लेकिन वो कहीं से भी राजी नहीं था कि वो अपनी पावर किसी के साथ भी शेयर करे, नॉट इवन हिज फैमिली मेम्बर। तो इसका ये डेस्पोटिज्म जो था वो सच दैट कि वो तैयार ही नहीं था किसी तरीके का क्रिटिसिज्म लेने के लिए, इवन अपने खुद के सपोर्टर से भी, ठीक है। और बेबलन वाज डिटरमिनेंट कि वो ब्रेक करेगा जो पावर है चालंगानी के, मतलब टर्किश नोबल जो पावर और प्रेस्टीज है मोनार्की, जो 40 नोबल्स, और वो हेजिटेट भी नहीं किया इवन टू पॉइजन अपने शेर खान अपने कज़न को जो है जहर दे दिया अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव। एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस उनका जीतने के लिए वो पब्लिक में जस्टिस एडमिनिस्टर करता था बड़ी एक्सट्रीम इम्पार्शलिटी के साथ, ठीक है। नोट इवन द हाइएस्ट ऑफ द लैंड वे टू बी स्पेड इफ दे आर ट्रांसग्रेस्ड हिज अथॉरिटी। अगर कोई बड़े से बड़ा भी हो, अगर वो उसकी अथॉरिटी के खिलाफ जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। थोज जो फादर था गवर्नर ऑफ और बदाऊं का उसको भी जो, और फादर ऑफ गवर्नर ऑफ जो अवध था, वो जो है वेर गिवन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, मिसाल के तौर पे, क्योंकि वो जो है उन्होंने कोई क्रूएल्टी की थी अपने पर्सनल स्लेव्स के साथ, जो है ज्यादती की थी, तो इसलिए उन्हें भी सजा दी गई। अच्छा, अपने आप को इन्फॉर्म रखने के लिए उसने स्पाइज रखे हुए थे हर डिपार्टमेंट में। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी, ताकि डील करने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंसेस भी और कोई भी रिपेल करने के लिए मंगोल्स को जो कंटिन्यूसली पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे और एक डेंजर था दिल्ली सल्तनत के लिए भी। इसी पर्पज़ के लिए उसने रीऑर्गेनाइज की थी मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसे दीवान आर्ज कहते हैं, और पेंशनड सोल्जर्स के लिए दी, और ट्रूप्स के लिए जो फिट नहीं है अब सर्विस के लिए, ठीक है, उन्हें पेंशन दे के रिटायर कर दिया। सिंस ज़्यादातर ट्रूप्स जो थे टर्क्स थे जो इंडिया में आए हुए थे इल्तुतमिश के टाइम पे, दे रेज्ड ए ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द डिसीजन जो बेबलन ने किया था टू सम एक्सटेंट। उन्हें गुस्सा भी था, नाराज़गी भी थी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो एरिया में थी दिल्ली और द्वाब पे, वो बड़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी।
और ख़राब हो जाए। और गंगा जमुना दोआब और अवध का रीजन था, रोड जो थी पूरी तरह से ख़राब, चोर और डकैतों से भरी हुई थी। सो मच सो कि कम्युनिकेशन जो ईस्टर्न एरिया का था वो पूरी तरह से बड़ा डिफिकल्ट हो गया था। कुछ राजपूत ज़मींदार्स ने अपने एक फोर्ट्स बना लिए थे इन एरियाज़ में और गवर्नमेंट को पूरी तरीके से डिफाई कर रहे थे। दिल्ली के करीब मेरठस जो मेवातीज़ हैं वो इतने बोल्ड हो गए थे कि वो लोगों को प्लंडर करना शुरू कर चुके थे सिटी के बाहर। अब इन एलिमेंट से डील करने के लिए बेल्बन ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की, ब्लड एंड आयरन। जो मेओइज थे उनको रुथलेसली हंट किया गया, शिकार किया गया, ढूंढ ढूंढ के उनको मारा गया। और जो फॉरेस्ट से, जंगल से दिल्ली के अराउंड उनको पूरा काट दिया गया। बहुत सारी मिलिट्री आउटपोस्ट, थाने जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए। इन दुआब और कातेहार जो मॉडर्न रोहिलखंड है, बाबलान ने ऑर्डर किया कि जंगल्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएँ और जो बगावत करने, जिन्होंने बगावत की, जिन रेबेलियस जो विलेज है उनको पूरी तरह से तबाह किया जाए। वुमेन, चिल्ड्रंस और बच्चों को जो है वो गुलाम बना लिया जाए। कॉलोनीज जो थी, अफगान सोल्जर्स जो यहाँ सेटल हुए थे, है ना, उन अफगान सोल्जर्स को यहाँ सेटल किया गया इन रोड्स की हिफाजत करने के लिए, राजपूत ज़मींदार से डील करने के लिए जब वो ऐसे डिस्टर्बेंस करेंगे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो बड़ा ही स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान था। लेकिन ये हार्श मैटर जो है ना, बट दीज हार्श मैटर बेबीलोन ने कंट्रोल की सिचुएशन और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए और अपनी गवर्नमेंट को और ताकतवर बनाने के लिए, ठीक है, बेबीलोन ने मेंटेन किया मैग्निफिसेंट कोर्ट। वन एवर ही वांटेड, जब भी वो बाहर जाता था, वो लार्ज जो फोर्स थी बॉडीगार्ड्स की जो उसके साथ चलती, तलवारों के साथ, ठीक है। ही रिफ्यूज टू लाफ एंड जोक इन कोर्ट। तो वो हंसना और मजाक करना बिल्कुल उसने मना किया हुआ था कोर्ट के अंदर। एंड इवन उसने शराब पीना छोड़ दिया, सो दैट नो वन सीज हिम इन नॉन सीरियस मूड, ताकि किसी भी नॉन सीरियस मूड में ना दिखे। उसने एम्फसाइज किया कि नोबल्स सब बराबर नहीं है, ठीक है। उसने कहा कि मुनार के सामने सजदा किया जाए, उसको चूमा जाए। दीज आर मेनी अदर सेरेमनीज थी जो उसने कॉपी की ईरानियन ओरिजिन से, है ना, जो अन इस्लामिक कंसिडर की जाती थी। होवेर बहुत छोटे लिटिल ऑब्जेक्शंस जो हैं वो रेज़ किए गए उस टाइम पे, जब मोस्ट मुस्लिम स्टेट जो थी सेंट्रल वेस्ट एशिया में वो डिसअपेयर हो चुकी थी, क्योंकि मंगोल्स जो कर रहे थे, मंगोल ने पूरी तरह मंगोल के आउटस्लैट पे तो कोई बाहर से भी कोई जो है हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा था, मुस्लिम स्टेट्स कोई बची नहीं थी। अब बेबीलोन और जो दिल्ली सल्तनत थी वो स्टूड आउट ऑलमोस्ट अलोन एज ए चैम्पियन ऑफ इस्लाम उस टाइम पे पूरी दुनिया में। बाकी तो पूरी तरीके से मंगोल का जो है वो कत्ल गारत हो रहा था। तो ऑल थ्रू जो बेबीलोन है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन ही डिड नॉट लीड। उसने कोई दूर जो है डिस्टेंट एक्सपीडिशन नहीं की एक बंगाल को छोड़ के, और उसने अपना एक्सपैंड जो है एम्पायर एक्सपैंड नहीं किया। किसके डर से? मंगोल्स के डर से, कि कहीं मंगोल दिल्ली पे ना अटैक करते, ठीक है। हाँ, उसने अपनी आर्मी को एक्सरसाइज किया, सिर्फ शिकार के लिए निकलते थे। बेबीलोन 1286 में मरता है और ही वॉज अनडाउटफुली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्चर जो था दिल्ली सल्तनत का, बेलबन, पर्टिकुलरली ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जिस तरह की इंस्टीट्यूशन हो, जैसा गवर्नमेंट सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाई, वो इसका एक प्राइम जो था आर्किटेक्ट था। बाई असर्टिंग पावर ऑफ मोनार्क, के मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। तो बेबीलोन ने स्ट्रेंथ किया दिल्ली सल्तनत को, बट इवन ही कुड नॉट फुल्ली, वो भी नॉर्थर्न इंडिया को फुल्ली डिफेंड नहीं कर सका जो रास्ता मंगोल्स ने बना दिया था, पंजाब तक पहुंच गए थे। मोर एवर बाई लार्जली एक्सक्लूडिंग अब नॉन टर्क्स को तो बड़ी बड़ी पोजीशन से निकाल दिया पावर और अथॉरिटी से, और बाई ट्राइंग टू बेस द गवर्नमेंट, एक नैरो ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप जो है वही गवर्नमेंट चला रहा है। उसने बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया और इससे जो है फ्रेश डिस्टर्बेंस और बड़ी मुसीबतें आई उसके मरने के बाद, ठीक है। फिर आता है मंगोल और प्रॉब्लम जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की थी। एक तो नेचुरल बाउंड्रीज थी, हिंदू कुश जैसे पहाड़, माउंट एवरेस्ट जो है, ये हिमालयाज है, वो तो नेचुरल बाउंड्रीज थी। इंडिया सेफ गार्ड था ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ इट्स हिस्ट्री जो एक्सटर्नल इन्वेजन से, इनकी एक नेचुरल बाउंड्रीज की वजह से। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो हमेशा वल्नरेबल था, एज वी हैव सीन के माउंटेन पासेस जो इस एरियाज़ में हैं, दैट टर्क्स लाइक द अर्लियर जो इन्वेडर्स थे, हून्स थे, स्कैंथियंस थे, हैं, ये इन्होंने इंटर हुए, वो पेनिट्रेट करते रहे इंडिया में और एस्टेब्लिश भी किए अपने एम्पायर यहाँ पे। जो कन्फिग्रेशन था ये माउंटेन का, वह सच कि ये ऑर्डर ये प्रिवेंट करते थे इन्वेडर को रीचिंग जो फर्टाइल लैंड है पंजाब और सिंध की, यहाँ से पहुँचने के लिए और कोई नेसेसरी कंट्रोल बनाने के लिए, ठीक है। जो एरिया एक्सटेंड कर रहा था काबुल से गजनी और गांधार तक। अब कंट्रोल जो इस एरिया का था वो फ्लैंक्ड था हिंदू कुश, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर ये क्योंकि ये एक मेन रूट था किसी भी री इन्फोर्समेंट को सेंट्रल एशिया से इंडिया में आने के लिए,
अब फ्लूइड सिचुएशन जो वेस्ट एशिया में थी, दिल्ली सल्तनत वॉज नॉट एबल टू अटेन दीज फ्रंटियर्स, और एक परसिस्टेंट जो लगातार थ्रेट था, खतरा था, वो लगा रहता था। ठीक है, अब ख़वारज़मी एम्पायर के राइज के बाद और कंट्रोल जो कुर्द्स का था काबुल के ऊपर, खानदार और गजनी जब हार गए, जो बाउंड्री थी ख़वारज़मी एम्पायर की वो इंडस तक पहुंच गई थी। तो कहीं ना कहीं लग रहा था जो स्ट्रगल है कि कौन मास्टर बनेगा नॉर्थ इंडिया का, वो बिगेन होने लगा था कहीं ना कहीं ख़वारज़मी एम्पायर और सक्सेसर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का। जस्ट एज एन इवन बिगर डेंजर मेड इट अपीयरेंस, जैसे जैसे ये ख़तरा बढ़ता गया ख़वारज़मी और कुतुबुद्दीन के ऊपर चंगेज़ खान पहुंच जाता है, जो मंगोल लीडर है, वो प्राइडेड इन कॉलिंग हिमसेल्फ जो है स्कॉर्चर्स ऑफ द गॉड, और मंगोल अटैक करते हैं ख़वारज़मी एम्पायर में 1218 में, और वो रूथलेसली सैक करते हैं जो बड़ी बड़ी फ्लोरिशिंग सिटीज़ थी, जकास्तर से लेके कैप्सिकम तक, फ्रॉम गजनी से लेके ईरान तक, और पूरी जो है सेंट्रल एशिया को तबाह बर्बाद कर देते। बहुत सारे टर्किश सोल्जर जो है उनकी तरफ जाके मंगोल साइड चले जाते हैं, और बहुत सारे टर्किश सोल्जर जो है वेंट ओवर द मंगोल साइड, और मंगोल जो है डिलिबरेटली इन्हें यूज्ड टेरर, डर एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया वॉर में। जब भी सिटीज़ रिफ्यूज़ करती थी सरेंडर करने के लिए और वाज कॉन्कर्ड आफ्टर पुटिंग इन रेजिस्टेंस, जितने भी सोल्जर्स और लार्ज नंबर ऑफ जो चीफ्स थे उनको पूरी तरीके से जो है बच्चे, उनको चीफ्स और जितने भी सोल्जर्स थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता था, काट के उनको जो है उनको कई दिनों तक टॉर्चर किया जाता था। वुमेन और चिल्ड्रंस को जो है वो स्लेवरी में बेच दिया जाता था, उन्हें जो है गुलाम बना लिया जाता था। ठीक है, इवन जो सिविलियन है उनको भी स्पेयर नहीं किया जाता। जो क्राफ्ट पर्सन होते थे उन्हें चुना जाता था सर्विसेज के लिए, और उन्हें मंगोल आर्मी में जो है और अदर जो एबली बॉडीड मैन हैं उन्हें ड्राफ्ट किया जाता था, लेबर में यूज़ किए जाते थे उनको दूसरे टाउन्स में। ठीक है, जब इस टाउन से लोगों को कैप्चर करके और जब दूसरे टाउन को कैप्चर करने जा रहे हैं तो इन लोगों को आगे खड़ा किया जाता था फौज के, ताकि जितने भी उनके तीर वीर जो है इनको लगेंगे और इनकी डेथ होगी ज़्यादा, और जो मंगोल आर्मी है वो पीछे इनके सेफ रहेगी। क्योंकि मंगोल आर्मी हमेशा डिसएडवांटेज पे लड़ती थी, क्योंकि इनके पास हमेशा कम लोग होते थे। तो ये एक सिटी के कैप्चर किए लोगों को आगे खड़ा करते थे, दूसरी सिटी जब कैप्चर कर रहे हैं तो ये जो है फ्रंट लाइन में लोग मर रहे हैं, पीछे इसकी आर्मी सेफ रहती थी। ये उस सिटी से फिर नेक्स्ट सिटी में ऐसा ही करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ऑल दिस लेड टू एक सीरियस सेटबैक जो इकोनॉमी और कल्चरल लाइफ का हुआ इस एरिया में। बट ड्यू कोर्स में जो एस्टैब्लिश पीस, लॉ एंड ऑर्डर जो है एरिया में जो मंगोल्स के द्वारा सेटअप किया गया, तो फिर से वो ट्रेड जो है रूट जो है चाइना से जो शोर ऑफ मेडिटेरेनियन है वो स्टार्ट होने लगा और एक प्रोसेस ऑफ रिकवरी स्टार्ट हुई। बट सर्वल जनरेशन पास्ट बिफोर ईरान, तुरान्स और इराक जो है वो रिकवर कर सकते अपने प्रीवियस प्रॉस्पेरिटी से, और मीन वाइल जो मंगोल का आउटस्लट हुआ वो एक सीरियस रिपरकशन था कहीं ना कहीं सुल्तान ऑफ दिल्ली के लिए भी। बहुत सारे प्रिंसेस और लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर, थियोलॉजियन, जो लर्नड मैन और पर्सन थे फ्रॉम लीडिंग फैमिलीज, वो भागे और सीधा दिल्ली पहुँचे एज ओनली, क्योंकि ये सिर्फ इकलौती रिमेनिंग स्टेट बची है इन एरिया में, मुस्लिम स्टेट, दिल्ली सल्तनत। थोस कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली बिकेम एक सेंटर ऑफ इस्लाम बन गई, और एम्फसिस जो है इस्लाम पे और ओनली बाउंड ऑफ यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शन एक नए रूलर के अंदर ये होना चाहिए। ठीक है, नए रूलर्स के अंदर इट ऑल्सो एम्प्लाइड कि जो टर्किश इन्वेडर थे हु वेर कट ऑफ फ्रॉम देयर होमलैंड एंड डिप्राइव्ड ऑफ रीइंफोर्समेंट वेर कंपेल्ड टू अडेप्ट टू देमसेल्फ टू इंडियन सिचुएशन एज क्विकली एज पॉसिबल। क्योंकि अब सेंट्रल एशिया तो खत्म हो चुका है, अब कोई रीइंफोर्समेंट नहीं, कोई पीछे वाला कनेक्शन नहीं है। अब उन्हें जो है जहाँ पे ये दिल्ली में आए हैं, ये इंडिया के हिसाब से, उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मंगोल थ्रेट जो इंडिया को था वो अपेयर हुआ 1221 में। आफ्टर द डिफीट ऑफ जो ख़वारज़मी एम्पायर रूलर है, जो क्राउन प्रिंस जलालुद्दीन है, वो भागता है और वो परस्यू किया जाता है चंगेज़ खान की तरह। जलालुद्दीन लड़ता है एक ब्रेव बैटल, कहाँ पे? इंडस के किनारे पे। आफ्टर बीइंग डिफीटेड वो अपने घोड़े पे भाग के रिवर को क्रॉस करके इंडिया पहुंचता है। ऑल थ्रू चंगेज़ जो है वो जो है रिवर के अराउंड 3 महीने तक घूमता रहता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो क्रॉस नहीं करेगा इंडिया में। ठीक है, प्रेफर किया कि जो उसने एरियाज कॉन्कर किए उनको अटेंशन देगा और जो रिमेनिंग ऑफ ख़वारज़मी एम्पायर है उसको कॉन्कर करेगा। ये कहना मुश्किल है कि व्हाट वुड हैव बीन हैपेंड अगर चंगेज़ खान तब डिसाइड करता है इंडिया इन्वेड करना। जो टर्किश स्टेट है इंडिया की, वो वाज स्टिल टू फीबल और डिसऑर्गेनाइज थी। पॉसिबली इंडिया वुड हैव अंडरगोन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन बहुत लार्ज स्केल पे होती।
और फार एक्सीडिंग्स होती एट द हैंड ऑफ टर्क्स। जितनी टर्क्स ने जो तबाही की उससे कहीं ज़्यादा होती अगर चंगेज़ उस दिन जो है वो इंडस को क्रॉस कर जाता। इल्तुतमिश जो रूल कर रहा था दिल्ली उस टाइम पे, ट्राई टू अपीज मंगोल, उन्होंने जो है मंगोल्स को खुश करने लगा। खुश करने के लिए उसने रिफ्यूज़ कर दिया जलालुद्दीन की कि उसे कोई असाइलम दिया जाए, उसे पनाह दिया जाए। तो जलालुद्दीन कुछ तो टाइम तक जो है लाहौर और जो सतलुज के करीब रहा। दिस इज़ कॉल्ड एज सिस सतलुज एरिया। तो इससे जो है सीरीज ऑफ अटैक जो है मंगोल अटैक इस एरिया पे होते रहे। तो इंडस रिवर सीज टू बी एन इंडियाज़ वेस्टर्न बाउंड्री। तो कहीं ना कहीं जो इंडस रिवर जो है एक वेस्टर्न बाउंड्री होती थी इंडिया की, वो ख़त्म हो गई। सतलुज तक पहुंच चुके हैं अब मंगोल्स। लाहौर और मुल्तान जो थे वो बोन ऑफ कंटेंशन थे बिटवीन इल्तुतमिश और उसके राइवल यल्दूज कुबाचा। यल्दूज एंड कुबाचा ने एग्जॉस्ट कर दिया उसको फाइट करते करते लाहौर के साथ। अल्टीमेटली इल्तुतमिश ने कॉन्कर किया लाहौर, सुल्तान, और फॉर्मली फेयरली स्ट्रांगली जो है लाइन ऑफ डिफेंस भी रखा मंगोल के अगेंस्ट। चंगेज़ खान की डेथ होती है 1227 में। जो माइटी मंगोल एम्पायर है वो अब उनके बेटों के बीच में बट जाता है। ड्यूरिंग इस पीरियड जो है मंगोल जो है अंडर जो बातू खान है वो रशिया को पूरी तरीके से जीत जाता है। होएवर इन 1240 जो मंगोल है वो डिसिस्ट फ्रॉम मेकिंग एनी इंक्रोचमेंट इन इंडिया और बियॉन्ड द रिवर्स इन इंडस। एक मेजर रीजन था जो मंगोल का प्री ऑक्यूपेशन जो ईरान और सीरिया का था, ठीक है, इसलिए वो इधर नहीं बढ़ रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक सांस लेने का एक ब्रीदिंग जो है टाइम देता है सुल्तान ऑफ दिल्ली को कि वो एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट ऑर्गेनाइज कर सके, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी इंडिया में बिल्ड कर सके। तो 1241 में तेर बहादुर जो कमांडर था मंगोल फोर्स का इन हेरात, घुर और गजनी और तुर्किस्तान, वो पहुंचता है लाहौर में, तेर बहादुर। और डिस्पाइट जो अर्जेंट अपील है दिल्ली से कि नो हेल्प, कोई हेल्प नहीं आती, और गवर्नर जो है वो टाउन छोड़ के भाग जाता है। मंगोल पूरी तरीके से जो है सैक करते हैं और ऑलमोस्ट डीपॉपुलेट कर देते, सबको मार देते हैं। 1245 में मंगोल जो है वो इन्वेड करते हैं मुल्तान में, बट ओनली एक स्पीडी मार्च के द्वारा बाई बेबलन ये सिचुएशन सेव हो जाती है। और बेलबन जो है वो बिजी था डील करने के लिए थ्रेट टू हिज पोजीशन फ्रॉम हिज राइवल एंड लेड टू इमामुद्दीन रहियान जो मंगोल कहीं ना कहीं मंगोल जो है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि वो लाहौर को कैप्चर कर सकते। और कुछ टर्किश नॉवल इंक्लूडिंग जो शेर खान है जो गवर्नर था मुल्तान का, वो थ्रू इन देयर लॉट विद मंगोल। ऑल थ्रू जो बेलबन है वो लड़ता है मंगोल के खिलाफ शाउटली, और फ्रंटियर जो दिल्ली का है वो ग्रेजुअली रिसीड करता है जो है रिवर जेलम से ब्यास तक, ठीक है, बचाता है। अब फ्लोन बिटवीन रिवर रवि एंड सतलुज मुल्तान को रिकवर किया जाता है बेलबन के बगैर, लेकिन वो हमेशा हैवी मंगोल प्रेशर के अंडर रहती है। अब इट वॉज दिस सिचुएशन, यही सिचुएशन थी जब बेबलन को फेस करना था एज ए रूलर, हैड टू फेस एज ए रूलर। अब बेबलन अडॉप्ट करता है एक पॉलिसी बहुत फोर्स की भी और डिप्लोमेसी की भी, बातचीत भी होगी, लड़ाई भी होगी। वो प्रिपेयर करता है एक किला जो है ताबर हिंदा का, सुनाम का और समाना का, और पोस्ट करता है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस प्रिवेंट करने के लिए भी कोई भी मंगोल आर्मी रिवर ब्यास को क्रॉस ना करे। वो खुद जो है दिल्ली में रहता और नेवर मूव्ड, कभी भी बाहर नहीं निकलता एक्सपीडिशन के लिए, मेंटेन करने की आउटमोड विजिलेंस जो फ्रंटियर पे। साइमल्टेनियसली वो डिप्लोमेटिक फिलर भी देता है हालुका को जो मंगोल का खान ऑफ ईरान था, और उसकी नाइबरिंग एरियाज को इन्वॉय भेजता है हालुका जो इन्वॉइस जो हालुका की है वो दिल्ली पहुंचती है, और उन्हें बड़ी इज्जत से जो है बेलबन जो है उनसे मिलता है। और बेबलन टेक्निकली एग्री करता है कि वो मेजर पोर्शन जो पंजाब का है वो मंगोल्स के कंट्रोल में दे देगा। अब मंगोल उनके पार्ट पे उन्होंने कोई अटैक नहीं किया दिल्ली पे, जो फ्रंटियर होएवर रिमेन अनडिफाइंड। तो कोई एग्जैक्ट बाउंड्रीज जो है वो दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में और दिल्ली सल्तनत के बीच में थी नहीं। समवेयर इन सतलुज, ब्यास, कभी इंडस, कभी पंजाब, यही था। बोन ऑफ कंटेंशन पंजाब मुल्तान रहा। और बेबलन कंडक्ट करता था एक एनुअल एक्सपीडिशन मंगोल के खिलाफ ताकि वो भी चेक में रहे। अब वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा रेसलिंग करने के लिए मुल्तान को, और एक इंडिपेंडेंट चार्ज प्लेस किया अपने जो है सबसे बड़े बेटे जो प्रिंस महमूद है उसके हाथ में। तो कहीं ना कहीं वो मुल्तान को बचा के रख पाया। तो जो मुल्तान ब्यास लाइन थी जो प्रिंस महमूद की, उसने जो होल्ड करके रखा, और जो उसका एपिरेंट एयर भी था, है ना, हिज हेयर जो एपिरेंट ऑफ बेलबन, वो क्यों एक मारा भी जाता है इस इनकाउंटर में। बेबलन मरता है 1286 में, और स्ट्रेटेजी को डिप्लोमेसी के आर्ग्यूमेंट जो उसने बनाए गए थे वो कंटिन्यूसली सर्व करते हैं दिल्ली सल्तनत के लिए।
1292 में अब्दुल्ला एक ग्रैंड सन है हलूका का, वो एडवांस करता है दिल्ली में 1.5 लाख घोड़ों के साथ। वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है हराया जाता है बैलबन में, नियर बैलबन्स के जो फ्रंट लाइन है ताबर हिंदा सुनुमन के पास में। ये कहीं ना कहीं जो है डीमोरलाइज कर देता है मंगोल्स को, और वो जो है शांति की जो है बात होती है सीज फायर की। और 4000 मंगोल्स जो है वो एस बी जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, वो जाते हैं इस साइड पे इंडियन रूलर्स के और सेटल हो जाते हैं दिल्ली के नज़दीक। अब जो है मंगोल अटेम्प्ट करते हैं कि वो पास करेंगे पंजाब से और अटैक करेंगे दिल्ली में। इटसेल्फ वाज ड्यू टू चेंज इन सेंट्रल एशिया की जो पॉलिटिक्स में चेंज आया, और मंगोल्स जो है खान ऑफ ईरान जो है हैड ऑन ए होल मेंटेन उसने एक फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बनाया हुआ था दिल्ली सुल्तान के साथ। तो जो राइवल्स थे ईस्ट में, जो छागाते थे मंगोल का जो रूल कर रहा था ट्रांसऑक्जेनिया, जो रूलर था दावा खान था, वो भी इस चीज़ को जो है प्रिवेंट नहीं कर पाए। जो खान ऑफ ईरान था उसने एक अटेम्प्ट किया कि वो इंडिया को कॉन्कर करेगा, लेकिन 1297 से उसने एक सीरीज़ ऑफ जो है कैंपेन किए भी, है ना, अगेंस्ट जो फोर्ट्स डिफेंड किए जा रहे हैं दिल्ली में। वो 1299 के एक मंगोल फोर्स जो है 2 लाख की अंडर हिज सन जो है कुतलुग ख्वाजा, वो अराइव होती है दिल्ली को कॉन्कर करने के लिए। मंगोल जो है वो कट ऑफ कर देते हैं कम्युनिकेशन दिल्ली का नाइबरिंग एरियाज़ के साथ, और इवन इंटर हो जाते हैं बहुत सी स्ट्रीट्स में भी। ये पहली बार था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मंगोल्स ने लॉन्च किया है कोई सीरीज कैंपेन एस्टैब्लिश करने के लिए अपना रूल जो है दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी हु वाज रूलिंग ओवर दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहा था, इसने डिसाइड किया कि वो मंगोल्स को फेस करेगा दिल्ली के बाहर। तो नंबर ऑफ एक्शंस इंडियन आर्मी ने हेल्ड किया अपना ओन, है ना, और थ्रू इन वन आइसोलेटेड एक्शन जो फेमस जनरल जफ़र खान था वो मर जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम जो मंगोल जो है वो विड्रॉ कर जाते हैं बिना किसी फुल स्केल बैटल के। तो 1303 में कहीं ना कहीं मंगोल फिर आते हैं दोबारा 1,20,000 की फ़ौज के साथ। अलाउद्दीन जो है वो कैंपेन कर रहा है राजपूताना जो किंगडम है चित्तौड़ में, और वो रश बैक होता है और फोर्टिफाई करता है अपनी नई कैपिटल को, सूरी को, दिल्ली के पास। ये दो आर्मी जो है फिर से आमने सामने आती है 2 महीने के लिए। अब इस पीरियड में जो सिटीजन थे दिल्ली के, उन्होंने बहुत सी मुसीबतें देखी। दे वर डेली स्क्रिमिशिंग। फाइनली मंगोल रिट्रीट करते हैं और बिना किसी अचीवमेंट के। तो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी का जो है, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें मंगोल्स को जो है बाहर रखने का दिल्ली से। देखो जो 2 इन्वेजन दिल्ली में हुई, ये बताती है कि जो सुल्तान ऑफ दिल्ली है कुड मैच देमसेल्फ अगेंस्ट मंगोल। जब पूरी दुनिया नहीं कर पा रही थी, यूरोप से लेकर रशिया तक, तब कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत जो कर पा रहे, जो कि जो सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया रूलर्स जो है वो नहीं कर पाए। एट द सेम टाइम ये स्टर्न वार्निंग भी थी सुल्तान ऑफ दिल्ली को। अलाउद्दीन खिलजी ने अब वो कुछ सीरियस स्टेप लिए एक लार्ज और एफिशिएंट आर्मी बनाने के लिए, और बहुत सारे जो है किले बनाए ब्यास के नज़दीक। ही वॉज थोज एबल टू रिपेल जो ग्रेट स्लोटर कहीं ना कहीं मंगोल इन्वेजन से हो सकता था फॉलोइंग ईयर में, वो बचाया। 1306 में दावा खान एक मंगोल रूलर जो ट्रांसऑक्सोनिया का, वो मर जाता है, और उसकी डेथ के बाद एक कन्फ्यूजन और सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। मंगोल अब जो है कोई थ्रेट नहीं रहा है दिल्ली के लिए टिल नाउ, टिल एक नया कॉन्करर जो है तैमूर जो है वो यूनिफाई करता है मंगोल्स को दोबारा से, ठीक है, और टेकिंग द एडवांटेज जो कन्फ्यूजन्स का है मंगोल्स के अंदर। और रूलर ऑफ दिल्ली वाज एबल टू, तब तक रूलर ऑफ दिल्ली रिकवर कर चुका है लाहौर, और इन कोर्स ऑफ टाइम वो एक्सटेंड कर चुका है अपनी पावर इंडस तक। अब देखो, इट वॉज थोज बी सीन दैट ड्यूरिंग जो 13th सेंचुरी है, जो सुल्तान ऑफ दिल्ली है उसने बड़े सीरियस डेंजर फेस की है नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडिया है। ऑल थ्रू जो मंगोल्स हैं उन्होंने ग्रेजुअली जो पूरा पंजाब और कश्मीर अपने कंट्रोल में ले लिया था, और ख़तरा दिल्ली को था, लेकिन जो फर्मनेस और विग्रेस जो टर्किश रूलर्स ने दिखाई और उनकी डिप्लोमेसी है ना, उसने कहीं ना कहीं उस खतरे को टाल दिया, और बाद में यहाँ तक कि पंजाब को भी रिकवर कर लिया मंगोल्स के हाथों से, ठीक है। अब हाउएवर ये जो सीरियस थ्रेट थे जो पोज किए गए जो सुल्तान ऑफ दिल्ली को जो सामने आए जो मंगोल्स के द्वारा, उससे बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स तो सल्तनत में आई। मंगोल्स की जो इंटरनल, मंगोल्स की वजह से जो दिल्ली सल्तनत में इंटर प्रॉब्लम्स आई, वो थी इंटरनल रिलीजन और स्ट्रगल फॉर टेरिटोरियल कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब ड्यूरिंग द रूल ऑफ जो इलबारी टर्क्स हैं, जो समटाइम इनको मेमलूक्स भी कहा जाता है या स्लेव रूलर्स भी, जो सुल्तान भी थे दिल्ली के,
हैड टू फेस नॉट ओनली, इनको सिर्फ इंटरनल डाइसेशंस नहीं बल्कि फॉरेनर इन्वेजन के, ठीक है अपने अंदर ही कोर्ट में ही लड़ाई है उसको भी देखना पड़ रहा है, और फिर बाहर से कोई इन्वेजन कर रहा है उसको भी देखना पड़ रहा है। लेकिन जो इंटरनल इन्वेजन एज वेल एज सम ऑफ द रिबेलियन लेड बाई कुछ एम्बिशियस मुस्लिम चीफ्स थे जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, कुछ जो राजपूत राजास थे, जो ज़मींदार थे, वो चाहते थे कि इन टर्किश इन्वेडर्स को यहाँ से निकाल के अपनी टेरिटरी से बाहर फेंकें और हम जो है अपना जो है कि अपनी एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाए। लेकिन ये राजाज और जमींदारों ने ना सिर्फ टर्क्स के अगेंस्ट लड़े बट ये आपस में भी लड़ रहे थे, एक ज़मींदार एक राजा दूसरे के साथ, दूसरा एक के साथ। जो नेचर और ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे इंटरनल जो रिबेलियंस हो रहे हैं, जो बगावत हो रही हैं, उनका अलग अलग है। तो इन सब को हम लोग इकट्ठा करके एक हिंदू रेजिस्टेंस नहीं कह सकते कि हिंदू सब मिल के जो है एक टर्क्स, मुस्लिम टर्क्स के खिलाफ लड़ रहा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी कंट्री थी और उसके जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से डिफ़िकल्ट था कंट्री को अफेक्टिवली किसी एक सेंटर के थ्रू रूल करना। एक तो वास्टनेस थी, एक डिफरेंसेस थी, डिफरेंट टरेन्स थी, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ डिफरेंट था। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उन्हें बहुत लार्ज अमाउंट ऑटोनॉमी दी गई थी ताकि वो लोकल सेंटिमेंट्स को कंबाइन करके ऑलवेज स्ट्रॉन्ग और इनकरेज करें उन्हें कि वो कंट्रोल कर सके, कंट्रोल ऑफ दिल्ली, और अपने आप को डिक्लेयर कर सके इंडिपेंडेंट। समझे कि नहीं समझे? उन्हें बड़ी ऑटोनॉमी दी गई थी। अब जो लोकल रूलर्स थे वो कुड काउंट ऑन रीजनल सेंटिमेंट्स which has become stronger between 7th and 12th century to rally the opposition to rule Delhi। जो लोकल रूलर थे अब वो रीजनल सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं 7th से 12th सेंचुरी के बीच में कि वो अपोजिशन कर रहे हैं कि रूल करने के लिए दिल्ली। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ये सारे रेबेलियन को हम जो है वो इकट्ठा करके ये बोलें कि ये सारे सुल्तान ऑफ दिल्ली के अगेंस्ट थे। जो ईस्टर्न रीजन था इंडिया का, बंगाल, बिहार, वो कंटिन्यूसली जो है दिल्ली को अपनी पीठ से फेंकना चाहता था कि ये हमारे ऊपर आ क्यों बैठे। ये नोट भी करना चाहिए चैप्टर्स में, हमने जो अर्ली चैप्टर में पढ़ा है, जैसे एक खिलजी चीफ था महमूद बिन बख्तियार, ठीक है, उसने जो है सक्सीड किया था सेना किंगडम्स को हराने की, लक्ष्मणा सेना, ठीक है। आफ्टर सम कन्फ्यूजन एक पर्सन जो है इजवाल जिसने टेक ओवर किया टाइटल ऑफ गाइसुद्दीन सुल्तान, वो फंक्शन करने लगा इंडिपेंडेंट रूलर बंगाल का, ठीक है। फिर टेकिंग एडवांटेज इल्तुतमिश की जो प्री ऑक्यूपेशन की नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, उसने अपनी टेरिटरी बिहार तक जो है बढ़ा ली थी। जब इल्तुतमिश ने जो है इस प्री ऑक्यूपेशन से फ्री किया तो 1225 में वो मार्च करता है ईवज़ की तरफ और वो उसको सबमिट करने पे मजबूर करता है। फिर इल्तुतमिश जो है टर्न बैक करता है, फिर सन ऑफ जो इल्तुतमिश है जो सक्सीड करना है जो गवर्नर बनता है अवध का, वो किल करता है आइवाज़ को बैटल में। ये अफेयर जो है ये कंटिन्यू करता है टू बी द कन्फ्यूज्ड जब तक कि इल्तुतमिश लेड एक सेकंड एक्सपीडिशन 1230 में नहीं करता। तो ईस्ट जो है वो कंटिन्यूसली एक टसल में था, कभी वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर बैटल होती है, फिर वो हारते हैं, फिर कुछ देर तक वो सबॉर्डिनेट रहते हैं दिल्ली के अंडर, बंगाल, बिहार, फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद जो गवर्नर है बिहार का, उसने अपनी फिर से आज़ादी, अपनी इंडिपेंडेंट असर्ट कर दी। फिर समटाइम वो जो है सबमिट कर देता था दिल्ली को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अब इस पीरियड में बिहार जो है वो जनरली जो है लखनऊती की जो है कंट्रोल में ही रहा। जो गवर्नर एक्ट करता था एज ए इंडिपेंडेंट रूलर, ठीक है, ट्राइड थ्रू विदाउट मच सक्सेस कि वो इन अवध और बिहार के एरिया को भी अपने कंट्रोल में लाए। कौन? बंगाल का गवर्नर, और अपना एक्सपैंड जो है साउथ बंगाल तक, ओसेडिया, कामरूप, आसाम में। तो इन कन्फ्लिक्ट्स में जो रूलर थे उड़ीसा के, आसाम के, उन्होंने अपनी पोजीशन हेल्ड करके रखी। 1284 में जो रूलर उड़ीसा का है उसे बुरी तरीके से मुस्लिम फोर्स के द्वारा हरा दिया गया लखनऊती में। सब्सिक्वेंटली जो एफर्ट्स थे मुस्लिम्स के अगेंस्ट जाजनगर जो कैपिटल ऑफ उड़ीसा थी वो भी अब पूरी तरीके से फेल हो गए। तो ये कहीं ना कहीं बताता है जो इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर है लखनऊती के, वो बड़े स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, टू ब्रिंग जो नेबरिंग हिंदू एरियाज थे अपने कंट्रोल में रखने के लिए। अब जब इमरजेंस हुआ स्ट्रॉन्ग रूलर्स का, जैसे पर्सन लाइक बैलबन, तो दिल्ली जो था वो दिल्ली ने अपना कंट्रोल जो है वो बिहार, बंगाल तक जो है डाला, और एक फॉर्मल एलिजेंस दिल्ली की तरफ वो इनफ नहीं थी एनी लॉन्गर। जो तुगरिल थे वो जिसने सबमिट किया बेबलन को, उसने असर्ट किया अपनी इंडिपेंडेंस, और फिर वो हंट डाउन किया गया बेबलन के द्वारा 1280 में। उसको बड़ी बुरी तरीके से सज़ा दी गई बेबलन के द्वारा, तो तुगरिल की पूरी फैमिली भी और उसके फॉलोअर्स को भी। तो कैंपेन लास्ट की 3 साल तक, ओनली डिस्टेंट कैंपेन अंडरटेकन बाय बेलबन, पहली एक लौती जो है ऐसी कैंपेन जो उसने लॉन्च की थी।
However, दिल्ली कुड नॉट कीप कंट्रोल, दिल्ली बंगाल पे कंट्रोल नहीं रख पाई। बैबलन के डेथ के बाद उसका सन जो है बुखरा खान जो है वो उसने अपॉइंट किया गवर्नर बेंगलोर में एंड प्रेफर्ड टू रूल, कि वो पार्ट जो है वो रूल करेगा, है ना, हिज लाइफ फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। लेकिन उसने भी अपने आप को जो गवर्नर ही देयर फॉर अज्यूम इंडिपेंडेंस, उसने अपनी डायनेस्टी जो है लॉन्च कर दी, ठीक है, रूल करने लगी बंगाल में नेक्स्ट 40 साल तक। तो अगर कहा जाए, और बंगाल और बिहार जो है वो हमेशा से दिल्ली के कंट्रोल से बाहर ही रहा, ग्रेटर पार्ट जो 13th सेंचुरी का, यही कहा जा सकता है। और जो बल्क ऑफ पंजाब है वो भी कहीं ना कहीं जो 13th सेंचुरी में कंट्रोल मंगोल्स में रहा। तो टर्किश जो है ना वो फुल्ली जो है सिक्योर नहीं कर पाए पूरा गंगा दुआब। और काठीहारिया जो था राजपूत ने अपनी कैपिटल बनाई हुई थी अक्रॉस गंगा, तो फ्रीक्वेंट रेड जो होती थी वो बदाऊं की डिस्ट्रिक्ट में होती थी। फाइनली आफ्टर हिज जो एसेशन है, बैबलन ने बड़ी फोर्स लॉन्च की और लार्ज स्केल मैसेकर हुआ, होलसेल प्लंडर हुआ, ये डिस्ट्रिक्ट्स ऑलमोस्ट कुछ डीपॉपुलेट हो गई, कोई नहीं रहा, जंगल्स को क्लियर किया गया, रोड्स बनाए गए। वो मैंने आपको बताया किस तरह अफगान्स को सेटल किया गया इस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। और अगर साउथर्न और हम वेस्टर्न बाउंड्री दिल्ली सल्तनत की देखें तो वो फुल्ली सिक्योर नहीं थी, प्रॉब्लम बहुत तरह की थी, ठीक है। जैसे अंडर आइबर्ग जो टर्क्स थे उन्होंने कैप्चर कर लिए थे चेन ऑफ फोर्ट्स जो थे अलवर की और बयाना की और ग्वालियर, कलंजीर एटसेट्रा, ठीक है। यहाँ तक कि ईस्टर्न राजस्थान जहाँ रणथंभौर, नागौर, अजमेर, नादौल, जलोर, ये सारे कर लिए थे उन्होंने कैप्चर। लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया हेड एट वंस जो चौहान एम्पायर के थे और जो स्टिल चौहान फैमिली जिन्हें रूल करती थी। अहमद ने ऑपरेशन लॉन्च किए थे, बहुत सारे कैंपेन चौहान्स के एम्पायर के अगेंस्ट भी। होएवर सब्सिक्वेंट पीरियड्स में फार फ्रॉम एडवांसिंग इनटू मालवा या गुजरात, टर्क्स जो है वो बड़े वेर हार्ड थे टू पुट डिफेंस, जो गेन उन्होंने किया था ईस्टर्न राज्य, इवन मेंटेन भी किया अपना एक होल्ड रेड आउट, और डिफेंड भी किया गंगा और जो गंगेटिक और दिल्ली रीजन से, ठीक है। अब टेकिंग एडवांटेज जो इल्तुतमिश की प्री ऑक्यूपेशन थी नॉर्थ वेस्ट में, और राजपूत राजा जो थे उन्होंने रिकवर कर दिया किलिंजीर, ग्वालियर और बयान, और बहुत सारे और प्रिंसिपैलिटीज़ भी इंक्लूडिंग जो रणथंभौर था, जालोर था, जो ओबेक ने जीते थे वो दोबारा से ले लिए। टर्किश सुजनिटी और बहुत सारे प्रिंसिपलिटीज इंक्लूड रणथंभौर और जो ज्वेलर थे जो रिप्यूडेटेड टर्किश के, हम नहीं मानेंगे टर्किश सुजनिटी को। तो 12 से 26 से इल्तुतमिश ने फिर से ऑपरेशन लॉन्च किया इन एरियाज़ को जो है रिकवर करने के लिए। उसने पहले इन्वेस्ट किया रणथंभौर और कंपेल किया उस रूलर्स को कि वो टर्किश सुजनिटी एक्सेप्ट करें। उसने जेलोर को जो है कॉन्कर किया, ठीक है, जो रूट था गुजरात के लिए। उसके एफर्ट्स ने जो है इल्तुतमिश का एक्सटेंड जो है कंट्रोल गुजरात और मालवा तक पहुंच गया। अब हो एवर ही फील्ड, चालुक्यास जो गुजरात थे उन्होंने जो है अटैक किया बाई इल्तुतमिश और वो हारे वहाँ पर, ठीक है। तो इल्तुतमिश हार गया वहाँ पे। जो परमार थे मालवा के वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग्स थे फॉर टर्क्स। तो इल्तुतमिश होएवर रेड करता रहा, मालवा में प्लंडर किया, उज्जैन को, रासियाना को, इनको लूटपाट करता रहा। वन ऑफ द उसका जर्नल जो था ऑल्सो रेड बूंदी जो ईस्ट में जो है इल्तुतमिश ने रिकवर कर लिया, बयान, ग्वालियर, बट वो रिकवर नहीं कर सका हेडवे जो है बागेलखंड था एरिया राजपूत का। जो टर्किश कंट्रोल था ईस्टर्न राजपूत का वो भी शेक हो गया कन्फ्यूजन में, जिससे ही इल्तुतमिश की डेथ होती है। बहुत सारे राजपूत रूलर्स ने फिर से टर्किश सुजनिटी को लात मारी, ठीक है। जो फोर्ट था ग्वालियर का वो रिकवर कर लिया। जो भाटी राजपूत थे, जो बाकी जो मेवात का एरिया था, जो आइसोलेटेड बयानास था, है ना, बयान था, वो अपने फिर से जो है जो आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली थे वो फिर से अपनी जो है अपने इंडिपेंडेंस उन्होंने फिर से जाहिर कर दिया। अब बैलबन के अटैम्प्ट जो था कॉन्कर करने का रणथंभौर और रिकवर करने का ग्वालियर, वो भी फेल हो गया। उन्हें मेवात को सबड्यू कर लिया रूथलेसली। सो दिल्ली सिक्योर रहा फ्रॉम मेवात इन रोड एक अगले 100 ईयर्स तक। अजमेर और नेगौर जो है वो कंटिन्यूसली जो है दिल्ली सल्तनत के फर्म कंट्रोल में रहा। बैलबन ने थोस कंसोलिडेट कहीं ना कहीं कर लिया टर्किश रूलर ईस्टर्न राजस्थान को। अगर हम देखें डिस्पाइट हिज अदर प्री ऑक्यूपेशन, जो कंटिन्यूसली फाइट थी राजपूत रूलर्स के साथ, वो उसने कहीं ना कहीं एड भी किया टर्क्स को एंड मेड इम्पॉसिबल कोई भी इफेक्टिव कॉम्बिनेशन राजपूत का नहीं हो सका उनके अगेंस्ट, क्योंकि राजपूत आपस में भी लड़ रहे थे। कहीं राजपूत इकट्ठे होकर टर्क्स के खिलाफ नहीं लड़ पाए। जो स्टैब्लिश किया जो स्ट्रॉन्ग मोनार्क, इसने कहीं ना कहीं और रिपेलिंग ऑफ मंगोल इन्वेडर, एक स्ट्रॉन्ग मोनार्क दिल्ली सल्तनत ने सेटअप किया और एक जो है मंगोल्स को इंडिया में नहीं घुसने दिया, और कंसोलिडेशन किया जो टेरिटरीज थी दिल्ली सल्तनत की गंगा दुआब में, और कंट्रोल जो ईस्टर्न राजस्थान का
इसने कहीं ना कहीं एक रास्ता खोला जो नेक्स्ट हिस्ट्री आएगी दिल्ली सल्तनत की, जो इसका एक्सपेंशन होगा वेस्ट इंडिया में और ईस्ट दक्कन में। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत की जो हिस्ट्री है इल्तुतमिश से लेकर रज़िया और बैलबन की। ठीक है, इन 3 लोगों ने सबसे बड़ा काम कि एक तो कंसोलिडेशन किया, एक ईस्टर्न राजस्थान को अपने अंडर फोल्ड में लाए। ठीक है, कॉन्स्टेंटली एक वॉरफेयर जो लड़ते रहे ये राजपूत्स के साथ। ठीक है, बंगाल कंट्रोल में आता रहा, निकलता रहा, वो कभी भी कंट्रोल में नहीं आया। इधर से जो है इन्होंने नॉर्थ वेस्ट से जो है मंगोल्स को चेक में रखा, वो इंडिया में कभी नहीं आ पाए। ठीक है, फिर जो है मुल्तान तक जो है, लाहौर तक जो है फाइनली उन्होंने जीत लिया और इंडस को जो है अपने कब्जे में भी ले ली। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने दिल्ली सल्तनत और आने वाली हिस्ट्री को जो है कंसोलिडेट कर लिया और नॉर्थ इंडिया कहीं ना कहीं इनके हाथ में रहा। ठीक है, अब हम जो दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग फर्दर जो हिस्ट्री अनफोल्ड होगी उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।